हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदलाव की कक्षा गांव से ज्ञान तक। ठीक है, आज भौतिक विज्ञान के डे 13 में हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने करा था, पिछली क्लासेस में स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में ही पढ़ेंगे, बट कैसे, वो अलग तरीके से। जैसे पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, जैसे एक कोई खाली मैदान सा है ना, वहाँ पे आया कोई, अपना टेंट लगाया, अपनी चीज़ें रखी, खाया पिया, चला गया, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या था, कोई बाह्य सोर्स नहीं था, तो जो पहला आवेश जब आता था तो उसके लिए वर्क डन क्या होता था, उसके लिए कार्य क्या होता था, जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई खाली मतलब जहाँ पे किसी का मालिकाना हक नहीं है, कोई मालिक नहीं है जिस ज़मीन का, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ऐसी ज़मीन है, ऐसा खेत है जहाँ कोई जो किसी का है, जो किसी से रिलेटेड है ना, उसका कोई मालिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब हमें जो स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे हम, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब, जैसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी का फार्म हाउस है, किसी की फील्ड है, आप वहाँ जाते हो, कुछ जैसे सपोज करो शादियों में होता है ना, शादी वगैरह घरों गाँव में होती है, मैरिज हॉल्स होते हैं, बर्थडे पार्टी हॉल्स होते हैं। तो क्या होता है, अब जो पार्टी हॉल है, वो चीज़ें हैं, वो किसी से बिलोंग कर रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, उनसे जाओगे, उनसे परमिशन लोगे, उनको पैसे दोगे, उनको चीज़ें दोगे, तो आपको कुछ टाइम के लिए वो चीज़ जगह आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब कोई बाहरी आदमी का है, जब कोई उस पे किसी का मालिकाना हक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन्हें कुछ पे करना पड़ेगा, या फिर उनका उस पे क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। आप ऐसे नहीं जा सकते, लाइक आप गए वहाँ बनाने खाने लग गए, टेंट लगा लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आप वहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ किसी का मालिकाना हक नहीं है। इसी तरह से अब हम जो चार्ज का पढ़ेंगे, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो उस केस में स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, वो सारी बात समझते हैं। आइए जरा देखिए, कह रहा है कि हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश V की स्थिति ऊर्जा निर्धारित करना चाहते हैं, आवेश Q, ठीक है, जहां संबंधित बाह्य विभव कितना है, V के बराबर है। अतः अनंत से बिंदु P तक आवेश V को लाने में किया गया जो कार्य होगा, है ना, अनंत P से बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही उसका क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ना, कोई स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है। अब इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इसकी सराउंडिंग में क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे आप अनंत से एक किसी चार्ज को लेके आना चाहते हैं, एक किसी चार्ज को लेके आना चाहते हैं, तो इसको यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्रोत आवेश है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा। इस स्रोत आवेश की वजह से ये कितने दूरी पे हमने मान लिया, R1 दूरी पर, है ना, ये कितने दूरी पर है, R दूरी पर है। R दूरी पर P पॉइंट, ये जो स्रोत आवेश है ना, जिसकी फील्ड है, जिसका जमीन है, ये मालिक है, तो मालिक कितनी फील्ड है। अब यहाँ अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इससे क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये स्रोत आवेश से मान लीजिए कुछ दूरी पर है, ये P बिंदु स्रोत आवेश से कुछ दूरी पर है, जहां पे आप चार्ज को लेके आ रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या निकालना है, कितना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वही कार्य क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहां तक लाने में इसको कितना कार्य करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, जब कार्य हमें निकालना होता है, हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन में Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, है ना, V इंटू क्यू। इसका मतलब जो आपको कार्य निकालना है वो उस बिंदु पर विभव में जिस आवेश को आप लेके आ रहे हैं उसका क्या कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस बिंदु पर कार्य की वैल्यू, ठीक है। अब जरा देखिए, यहाँ पे कार्य आपको निकालना है। अब इसकी वजह से यहाँ पे कुछ विभव होगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, विभव कितनी दूरी पर, R दूरी पर, किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q आवेश को, तो कार्य कितना हो गया, V इंटू क्यू। अब ये विभव किसकी वजह से होगा, ये जो स्रोत आवेश है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि स्रोत आवेश की वजह से एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र की वजह से P पॉइंट पे क्या हमने निकाला है, विभव। तो वो विभव V सफिक्स में R लिखा है, ताकि वो इससे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, ठीक है। और यही इसके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, तो ये V R और Q, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब R दूरी पर जितना विभव होगा, उस बिंदु पर अगर आप कोई आवेश लाना चाहते हैं तो उन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये उस बिंदु पर क्या हो जाएगा, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत विभव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नोट करिए जल्दी से, फिर आगे डिस्कस करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे ये वाला विभव वाला पार्ट खत्म कर दें। हमने आपको बताया था ना
कि अभ्यास 2 में जो है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक संधारित्र के बारे में है और एक विभव के बारे में। तो विभव वाला पार्ट आज हम खत्म कर देंगे, अगली कक्षा से हम क्या करेंगे, संधारित्र का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाक से फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब देखिए, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, अब तक 1 बिंदु आवेश था, अब 2 बिंदु आवेश आएगा तो क्या होगा, कैसी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए, हो गया नोट। अब आगे करते हैं, आगे देखते हैं। अगला हमारा है टॉपिक, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। अब 2 बिंदु आवेश आ गए, जैसे मैंने कहा, मान लो किसी का प्लाट है, किसी का मैरिज हॉल है, ठीक है, उसकी 2 लोकेशंस हैं। अब क्या हुआ, अब 2 लोकेशंस हैं, अब आप गए, आपने परमिशन लिया, आपने अपने मनचाही लोकेशंस ले ली उससे, ठीक है, उसमें चीज़ें कर ली, आप अपने प्लान कर रहे हैं, अपने पार्टी चीज़ें। दूसरा आएगा, अब दूसरा मान लो उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है, दूसरा उतनी अच्छी लोकेशन नहीं है, तो उस पर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, या तो उसे थोड़े पैसे कम लेने देने पड़ेंगे, या चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब मालिक को भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ उसे भी करना पड़ेगा, सपोज करिए, ठीक है। तो अब कहने का मतलब, जब एक बाह्य स्रोत है, एक बाहरी क्षेत्र है, उसकी वजह से जब एक आदमी आया तो उसको कुछ इफेक्ट पड़ा, उसको परमिशन लेनी पड़ी, पैसे देने पड़े, चीज़ें करनी पड़ी। जब दूसरा आएगा उसे भी कुछ करना पड़ेगा। अब दूसरा वाला मनचाहा लोकेशन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि एक आदमी पहले से वहाँ ले चुका है। तो कहने का मतलब, जो सेकंड आदमी आ रहा है, एक तो उसे मैनेजर से भी बात करनी पड़ेगी, दूसरा अब उसे इसका भी इफेक्ट पड़ा ना, जो पहले लोकेशन अच्छी ले चुका है उससे इसका भी तो इफेक्ट पड़ा है। तो जो पहले से आवेश उपस्थित है वहां पे, तो दूसरे आवेश को उसकी वजह से भी क्या करना पड़ेगा, कुछ परेशानी होगी, या कुछ मनमुटाव, या जो भी कह लीजिए कि ये चीज आएगी कि भाई उसे प्राइम लोकेशन मिल गया, मुझे प्राइम लोकेशन नहीं मिला, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, मान लीजिए वही सेम चीज, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, स्रोतावेश, इसकी वजह से बाह्य क्षेत्र है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पी बिंदु है ना, और एक यहाँ पे क्यू बिंदु है। ये इस स्रोतावेश से मान लीजिए R1 दूरी पर है, और ये इस स्रोतावेश से मान लीजिए R2 दूरी पर है, ठीक है। अब अनंत से यहाँ एक आवेश को हम लेके आ रहे हैं, अनंत से यहाँ एक आवेश को हम लेके आ रहे हैं, Q1 को, ठीक है, इनफाइनाइट से। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए कितना वर्कडन करना पड़ेगा, है ना। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, W1 बराबर हो जाएगा, इसकी वजह से जो विभव होगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले सबसे पहले जब ये आएगा तो सिर्फ इसे किससे बातचीत करनी पड़ेगी, इससे बात करनी पड़ेगी, स्रोत आवेश से, ठीक है। अब स्रोत आवेश से बात करें, अभी जो पीछे आपने देखा, तो कितना हो जाएगा, V कितने दूरी पर है, R1 दूरी पर, इनटू क्या हो गया, Q। ये VR1 एक रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्रोत आवेश से P बिंदु पर विभव कितना है, R1 दूरी पर, R1 जो सफिक्स में लिखा है ना, वो ये चीज बता रहा है कि P बिंदु पर विभव कितना है इस स्रोत आवेश की वजह से, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरे आवेश को जब ले आएंगे तो क्या होगा, दूसरे आवेश को जब ले आएंगे तो क्या होगा, जब दूसरे आवेश को आप ले आएंगे इनफाइनाइट से, यहाँ दूसरे आवेश को अगर आप ले आएंगे तो क्या चेंजेज होंगे, क्या आएगा वो समझिए। Q2 को आप ले आ रहे हैं, अब इसको क्या होगा, इसको एक तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, दूसरा ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है उसने अच्छी लोकेशन ली, इसको अच्छी लोकेशन नहीं मिली, तो इसको इन दोनों के प्रभाव में आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसके लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पहली बात तो इसकी वजह से जो विभव होगा तो वो कितना हो जाएगा, V कितनी दूरी पर है, R2 दूरी पर है, तो V R2 हो गया, किसकी बात कर रहे हैं हम, Q2, ठीक है, प्लस, तो V R2 इंटू क्या हो गया, Q2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस इसकी वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, जैसे पिछले में हमने पढ़ा था, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था तो हमने पढ़ा था ना, एक आवेश है तो उसकी वजह से वर्क डन 0, दूसरा आवेश आएगा तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तीसरा आएगा इन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, चौथा आएगा इन तीनों का इफेक्ट पड़ेगा। वही वाली चीज है, वो जो पुरानी चीज है, पिछली वाली चीज वही वाली चीज है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, तो उस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, उस इफेक्ट के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, इन दोनों के बीच ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे विभव हो जाएगा, यहाँ पे विभव हो जाएगा 1 से 2 तक, है ना, 1 से 2 तक, और किस आवेश को लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो यहाँ पे Q2 आ जाएगा, ठीक है, V12 और Q2। अगर हम अगले पेज पे इसको देखें तो कैसे काम करेगा ये समझते हैं। हाँ, V12 और कितना हो गया, Q2। अब देखिए अगले पेज पे देखते हैं कैसे काम करें। तो W1 हमारा कितना आ चुका था, W1 आ चुका था V कितने दूरी पर, विभव R1 दूरी पर,
और यहाँ पे किसको बिठाया था 1। W2 कितना हो गया V R2 दूरी पर, यहाँ पे किसको बिछा दिया Q2, और एक 1 ऑलरेडी है तो 1 2 की वजह से Q2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी V R2 Q2, ठीक है। V12 कितना हो जाएगा, देखिए 1 की वजह से इस पॉइंट पे है ना, 2 पे कितना विभव होगा, तो क्या होता है किसी स्रोत आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे विभव का फार्मूला क्या होता है, K आवेश अपॉन में क्या होता है उनके बीच की दूरी। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा K Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा R12। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, K Q1 की वजह से है कितनी दूरी पर R12, और ये हो गया Q2, ये हो गया W2। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों, W1 प्लस W2। और यही मैंने कहा किस फॉर्म में बदल जाता है, पोटेंशियल आपका क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और W1 W2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया VR1 Q1, और ये वाली चीज कितनी हो गई VR2 Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन में R1, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ध्यान से देखिए। तो ये वाली चीज अपनी आ गई, तो ये स्थिति जो जाएगी। अगर मान लीजिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए 3 निकाय हो गए, 3 आवेश हो गए, तो क्या करेंगे। अब आपने ये जो पहले पढ़ रखा है, 2 आवेश के लिए कितना होता था K Q1 Q2 अपॉन में R12। तीसरे पे क्या करेगा 1 3 के साथ लगाएगा, और 2 भी किसके साथ लगाएगा 3 के साथ। सबके लिए बस ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ना, जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जितने भी आवेश आप रखते जाओगे, इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वजह से हर एक बिंदु पे क्या आएगा, वैद्युत विभव आएगा, और उस विभव की वजह से क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो जो पिछला बिना वैद्युत क्षेत्र के हमने पढ़ा था, वो सारे फार्मूले आएंगे जितने निकाय के लिए, 1 निकाय के लिए, 2 निकाय के लिए, 3 निकाय के लिए, फार्मूला सारा वही रहेगा। बस उसमें अगर 3 निकाय की हम बात कर रहे हैं, तो तीनों की वजह से क्या चेंज आ जाएगा, ये स्रोत आवेश की वजह से विभव, तो कितना हो जाएगा VR1 Q1, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा VR2 Q2, तीसरे के लिए कितना हो जाएगा VR3 Q3, चौथे के लिए कितना हो जाएगा VR4 Q4। ऐसे n आवेश हैं तो n आवेश के लिए हम कर लेंगे। तो बस इसमें क्या होगा, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम ऐड ऑन कर देंगे, बाकी वही पुरानी वाली ही चीज है हमारी, है ना। एक बार देख लीजिए, बताइए मैं डाउट नोट करिए फटाक से। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की इकाई, है ना। जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है इसको क्या बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है। एक टर्म डिफाइन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट से आप, जैसे यहाँ पे मान लीजिए बैटरी है, इसके करस्पॉन्डिंग आपने लगा दिया, दोनों टर्मिनल के बीच कितना लगा दिया 1 वोल्ट लगा दिया, है ना। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आप मूव करा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आप मूव करा रहे हो, ठीक है। तो 1 वोल्ट विभव लगा के किसी इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना। और विभव कितना है, हमने कहा 1 वोल्ट, तो ये कूलम हो गया और वो वोल्ट हो गया, तो क्या हो गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं जूल, 10 पावर माइनस 19 क्या हो गया जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ गया, ये कन्वर्जन है कि जूल जो है एसआई यूनिट होती है, तो जनरली हमें सारा कैलकुलेशन किस में करना होता है, एसआई यूनिट में करना होता है। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में कुछ भी गिवन है तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे जूल में आप कन्वर्ट करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से है तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। मिली का मतलब होता है बच्चों बस 10 पावर माइनस 3 कर दीजिए, है ना। तो माइनस 19 ऑलरेडी था, माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 22। किलो का मतलब होता है 10 की पावर प्लस थ्री करेंगे तो माइनस 19 में से प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 16। मेगा का मतलब होता है प्लस 10 6, गीगा का मतलब होता है प्लस 10 9, टेरा का मतलब होता है प्लस 10 12। तो ये याद रखेंगे, है ना। मिली का मतलब माइनस 3, किलो का मतलब प्लस 3, मेगा का मतलब प्लस 6, गीगा का मतलब प्लस 9, और टेरा का मतलब प्लस 12। तो बस ये उसी वैल्यू में क्या करेंगे, इन पावर्स को क्या कर देंगे ऐड ऑन कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा जैसे इस टेबल में लिखा गया। एक बार देख लीजिए।
अच्छा, हम लोग सीबीएसई का भी करा रहे हैं, आपके जानने में अगर कोई सीबीएसई वाला भी हो, 12th का है, 10th का है, चीज़ें हैं, तैयारी करनी हो, चीज़ें करनी हो, तो आप उसे रेफ़र करें, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है और आपके जान पहचान आसपास कोई सीबीएसई वाला हो तो उसे भी रेफ़र करें, ठीक है। चलिए देखिए जरा आगे समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, फिर से द्विध्रुव आ गया। अब द्विध्रुव की हमें क्या निकालनी है, स्थिति ऊर्जा। इससे पहले हमने क्या निकाला था, द्विध्रुव पे बल आघूर्ण निकाला था। द्विध्रुव की वजह से क्या निकाल लिया, द्विध्रुव के एक्सिस पे, द्विध्रुव के अक्ष पे हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र। द्विध्रुव के अक्ष पे क्या निकाला था, वैद्युत विभव। द्विध्रुव के विषुवत रेखा पे हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र। इसकी विषुवत रेखा के या लंबवत रेखा पे हमने क्या निकाला था, वैद्युत विभव। अब क्या निकालना है, द्विध्रुव की वजह से हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, क्या होता है, वो सारी चीज समझते हैं। तो पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा है। देखिए द्विध्रुव मैंने कहा है, एक तरफ क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, ऋणात्मक आवेश। एक तरफ धनात्मक आवेश होता है, दूसरी तरफ कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। आपको पता है जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस। ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इस पे फोर्स इधर लगेगा। F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। और ये ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक की तरफ आकर्षित होगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये भी कितना लगेगा। वैद्युत द्विध्रुव की डिस्टेंस, दूरी आपको पता है कितनी होती है, 2a। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। देखिए ये ना ऐसे वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, वैद्युत क्षेत्र इस तरह से, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये मान लीजिए द्विध्रुव है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, दिस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल बना रहा है थीटा। तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a। थीटा के डायरेक्शन कंपोनेंट आपको सिखा रखा है, कितना होता है, 2a cos थीटा। कंपोनेंट इधर कौन सा वाला आ जाएगा, cos थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा बच्चों, sin थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, 2a sin थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम निकालते हैं बल कितना लगेगा, हमें हमें क्या निकालना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि एक समान, मान लीजिए इस वॉल से इस वॉल पे वैद्युत क्षेत्र लाइन जा रही है ना, वैद्युत क्षेत्र की बहुत सारी लाइन्स जा रही है। अब उसमें वैद्युत द्विध्रुव इस तरह से रखा है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए आपको जितना कार्य करना पड़ता है वो उसकी क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को आप घुमाओगे तो आपको ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए, है ना, जो कार्य आपको करना पड़ता है वो उस वैद्युत द्विध्रुव की क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। अब ध्यान से देखिए, तो पहले घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। कार्य के लिए हमें क्या निकालेगा, अब हमें कार्य निकालना है। घुमाने के लिए यहाँ पे रोटेशन का वर्ड आ गया, है ना, घुमाने वाली बात आ गई। तो अगर आप किसी चीज को घुमाना है और उसके लिए कार्य निकालना है तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बल आघूर्ण। क्योंकि जब भी कहीं घुमाव का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पे हम क्या निकालते हैं, बल आघूर्ण, ठीक है। तो माना एक द्विध्रुव के अंदर समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है ना, द्विध्रुव आघूर्ण पी क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। अच्छा पी की वैल्यू कितनी होती है अगर आपको पता हो, पी बराबर 2qa, ठीक है, पी बराबर 2qa होता है। और इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट। मतलब वैद्युत क्षेत्र अगर धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की तरफ है तो वैद्युत द्विध्रुव ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये है, दोनों के बीच कह रहा ना, तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और इसके कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण ऋणात्मक से इधर की तरफ, तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। देखिए मैंने कहा ना, द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा ऋणात्मक से किधर होती है, धनात्मक की तरफ, तो इसकी दिशा ये हो जाएगी और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है, थीटा। अब समझिए, अब ध्यान से देखिए आगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए बिल्कुल। अब इस पे हम लगाने वाला, अब जब हम इसको घुमाएंगे, अब जब हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो घुमाने के लिए बल आघूर्ण क्या होता है, तो अगर हम टॉर्क निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र में इसको घुमाने के लिए लगाया गया कुल बल, देखिए बल क्या होगा, बल जीरो होगा। कैसे,
समझिएगा, कुल बल बराबर 0। कैसे? क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है। ठीक है, देखिए कोई चीज़ आप मान लो ये पेन है, जितना मैं इधर खींच रहा हूँ उतना इधर खींच रहा हूँ, टोटल बल कितना हो जाएगा? इस पर टोटल बल कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होगा? लेकिन दो समान एवं विपरीत दिशा में लगने वाले बल क्या बनाएंगे? बलागुण। ठीक है, अब ये बलागुण क्या होगा? टाउ बराबर क्या होता है? आइदर दोनों में से कोई एक बल, है ना, दोनों में से एक कोई बल और उनके बीच की दूरी, है ना, दोनों में से कोई एक बल, दोनों में से कोई एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। उनके बीच की क्या हो जाएगी? लंबवत दूरी। तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान से आइए, तो लंबवत दूरी, तो ये कितना हो जाएगा? तो बल आघूर्ण टाउ बराबर कितना हो जाएगा? आइदर बल F और उनके बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी बच्चा कितना हो गई? देखिए लंबवत दूरी कौन सी है? ये देखिए, एक 2a sin थीटा है, एक 2a cos थीटा है, लेकिन बल की दिशा कौन सी है? एक इधर बल की दिशा, एक इधर है, तो लंबवत दूरी कौन सी वाली होगी? ये वाली 2a sin थीटा, है ना। तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी? 2a sin थीटा, है ना। और F इज इक्वल टू कितना है? F इज इक्वल टू कितना? Q इंटू ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QE 2a sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, Q और 2a ये मिलके क्या बना देंगे बच्चा? PE sin थीटा। अब आपको पता है, एक तो ये हो गया, है ना। अब आपको पता है कि हाँ, अब ये हो गया टॉर्क, अभी आपका क्या हो गया? टॉर्क हो गया, आपका लगने वाला बल आघूर्ण हो गया। अब बल आघूर्ण से क्या करते हैं? उसे हम घुमाते हैं, है ना। अब हमें घुमाते हैं, बल आघूर्ण लग रहा है, अब ये बल आघूर्ण क्या करेगा? अब ये बल आघूर्ण क्या करेगा? घुमाएगा। जैसे ये पेन है, मान लो इस पर मैं नीचे एक फोर्स लगाता हूँ, एक ऊपर फोर्स लगाता हूँ। देखिए जैसे मैं नीचे कुछ फोर्स लगाता हूँ और कुछ ऊपर लगाता हूँ, है ना। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा रोटेशन मोशन चैप्टर में, नीचे और ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा? रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अब इसे घुमाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। ठीक है, अब इसे घुमाना है ना। तो मान लिया हमने एक छोटा कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य छोटा कार्य होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? वर्क डन बराबर क्या होता है? है ना, आपका कार्य बराबर क्या होता है? जो उस पर फोर्स लग रहा है और आप कितना घुमा रहे हो, है ना। थीटा एंगल घुमाएंगे ना, जैसे कोई चीज़ ऐसे था, अब इसे इधर घुमा दिया, यहाँ से यहाँ घुमा दिया, क्या घुमाया आपने? एंगल घुमाया, डी थीटा घुमाया, तो वही है डी थीटा। तो उसे छोटा कोण घुमाने के लिए, जैसे वो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया था, अब ये इस पोजीशन है, अब इसे हल्का सा एंगल घुमाने के लिए, बहुत हल्का सा एंगल घुमाने के लिए कितना कार्य आपको करना पड़ेगा? तो वो कार्य कितना हो जाएगा? टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है? PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये छोटा वर्क डन है। तो कुल वर्क डन, तो अब हमें क्या निकालना है? कुल कार्य हमें निकालना है। कुल कार्य कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 घुमाने में, θ1 से θ2 घुमाने में। तो कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा? जो ये छोटा कार्य है इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन। क्योंकि जो छोटा छोटा कार्य है, छोटा एंगल घुमाने के लिए जो कार्य है, उन सभी कार्य को अगर हम जोड़ दें तो किसी एक एंगल से दूसरे एंगल तक, किसी एक कोण से दूसरे कोण तक घुमाने में क्या आ जाएगा? टोटल हमारा कार्य आ जाएगा। अब डी डब्ल्यू की वैल्यू ही रख दीजिए, तो डब्ल्यू बराबर हो गया PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अब समाकलन आप सभी को पता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज उसे बाहर ले लेते हैं, P और E क्या है? कांस्टेंट, तो ये दोनों बाहर आ गया। अब आपको पता क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं? θ1 से θ2 तक, है ना। तो ये लिमिट लग जाएगी θ1 से θ2 तक।
अब देखिए W बराबर, ये बाहर ले लीजिए माइनस, तो माइनस पी ई, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा 2, फिर क्या आता माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो एक तो ये फार्मूला बन गया। अगर माइनस अंदर भेज दोगे आप, W बराबर पी ई, अगर माइनस अंदर भेज दो तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। स्टार्टिंग में जिस एंगल पे है थीटा 1 क्या है, स्टार्टिंग में किस एंगल पे है थीटा 2, आपने उसे कहाँ तक ले गए। मान लीजिए वो पहले वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बना रहा था 30 डिग्री, अब बना रहा है 60 डिग्री, तो कहाँ से कहाँ तक आप ले गए 30 से लेके 60 तक। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। एक तो ये फार्मूला जब दोनों एंगल की बन रहेगा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसके लिए एक चीज डिस्कस करते हैं। हम मान लेते हैं पहले शुरुआत में वो उसके साथ कितना बना रहा था, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और इसकी पी की डायरेक्शन हो गई, तो दोनों कितना एंगल बना रहे थे 90 डिग्री, दोनों कितना बना रहे थे 90 डिग्री। तो शुरुआत में 90 डिग्री बना रहा था, और जो दूसरा एंगल है पहले 90 डिग्री बना रहा है वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बना रहा है, अब यहाँ से हम घुमा रहे हैं, अब यहाँ से हम 30 पे लेके आ सकते हैं, 40 ले जा सकते हैं, 50 कहीं भी लेते जाइए आप। तो पहले 90 डिग्री बना रहा था और थीटा 2 को हमने थीटा रख दिया। अब कोई भी एंगल बना रहा है जो बात का एंगल है। अब ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर बताइए क्या हो जाएगा पी ई। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये वाली चीज कॉस 90 0 आ जाएगा, माइनस ये कितना बन जाएगा थीटा 2 की जगह क्या आ गया थीटा। तो फाइनल आंसर कितना बन जाएगा W बराबर, ये बाहर आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो वर्क डन हमारा कितना हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा की क्या हो गया बराबर हो गया। तो आपको दो फार्मूले यहाँ से ध्यान रखना है, जब दोनों एंगल क्वेश्चन में गिवन हो और जब से फाइनल एंगल गिवन हो कि हाँ द्विध्रुव को हमने इतना कोण घुमा दिया है, और जब अगर आप बोले कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक घुमा रहे हैं तो वो हम क्या होगा ये दोनों एंगल लेंगे, है ना। जैसे मान लो बोले 30 डिग्री से 60 डिग्री जा रहे हैं, तो मतलब थीटा 1 कितना हो जाएगा आपका 30 और दूसरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोले सिंपली कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक द्विध्रुव को 60 डिग्री घुमा दिया, अब इनिशियल एंगल तो आपको पता नहीं, स्टार्टिंग वाला आपको कोण तो पता नहीं, तो स्टार्टिंग वाला कोड अगर नहीं आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे यहाँ चुपचाप 60 डिग्री वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए फटाक से, अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, पीछे भी दिखा देता हूँ, एक बार लिख लीजिए और फटाक से बनाइए, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी लिखिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, चलिए समझते हैं। कह रहे हैं विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस क्या है। स्थिति 1 जब थीटा अभी हमने निकाला W बराबर हमारा कितना वैल्यू आ गया था माइनस पी ई कॉस थीटा, ये फार्मूला आ गया था। ठीक है, अब यही जो वर्कडन है, अच्छा एक बात बताना मैं भूल गया, यही जो वर्कडन है वो किस फॉर्म में, ये जो कार्य है उसके किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसके किस फॉर्म में संग्रहित हो जाता है, उसके स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। तो यही इसकी क्या बन जाएगी स्थितिज ऊर्जा कॉस थीटा, यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए तो ये u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। ठीक है, अब विशेष स्थितियां कह रहे स्थिति 1 जब थीटा की वैल्यू 0 हो, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो देंगे तो आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी माइनस पी, थीटा की वैल्यू 90, कॉस 90 आपको पता है कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो u कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला समझिए कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। अब ध्यान से देखिए, अगर इसकी जगह आप ऋणात्मक 1 रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा पी के बराबर प्लस पी, तो यू बराबर किसके हो जाएगा प्लस पी। तो हमने यहाँ से तीन चीजें डिस्कस करी, हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस किया थीटा बराबर 0 पे, ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री। इस पे हमारा आया u बराबर माइनस पी, इस पे आया u बराबर 0 और इस पे आया प्लस पी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये क्या है आपका मिनिमम, है ना, कम से कम स्थितिज ऊर्जा, और ये क्या आपका ये कम वाली स्थितिज ऊर्जा है, मिनिमम बोल देंगे। ठीक है, और ये ज्यादा वाली स्थितिज ऊर्जा है, इसे मैक्सिमम बोल देंगे। ठीक है, इसे मैक्सिमम बोल देंगे।
तो ये स्थितिज ऊर्जा की कौन सी कंडीशन है? जब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। और ये वाली कौन सी कंडीशन है? जब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है। तो देखिए आपको पता चला होगा प्लस पी माइनस पी, बीच में जीरो, ये तो बीच वाली वैल्यू होगी ना। नेगेटिव वाला क्या होगा? सबसे कम, और पॉजिटिव वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा। तो आपसे पूछेगा एक पूछा है, अब देखिए एक दो कंडीशन आती है स्थिति द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के आधार पे दो चीजें डिस्कस करते हैं। एक होता है स्टेबल, है ना, और एक होता है अनस्टेबल। अब स्टेबल मतलब स्थिर, है ना, स्थिर अवस्था और अस्थिर अवस्था, है ना, स्थिर अवस्था और अस्थिर अवस्था क्या होगी? तो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जैसे देखिए छोटा बच्चा होता है घर में, अब क्या होता है, जब उसकी देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर सबसे कम होगी, है ना, उसे खाना पीना ना दो, उसे खाना पीना ना दो, पहले वो खाना पीना खा लेता है, उछलने कूदने लगता है, जब उसे भूख लगती है चुपचाप बैठ जाता है एक जगह दूध पीने, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब उसे खा पी ले, जैसे हम खा पी लेते हैं हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? ज़्यादा काम करते हैं। और जैसे हमें भूख लगी है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो दिमाग काम नहीं करता, फिर कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी लो है, तो हम क्या हो जाएंगे? एकदम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जब जैसे एनर्जी आ जाएगी वैसे क्या हो जाएंगे? काम शुरू कर देंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये इसकी क्या होती है? स्थिर अवस्था। ये इसकी होती है स्थिर अवस्था, ये इसकी होती है अस्थिर अवस्था। तो आपसे पूछा जाता है द्विध्रुव कब किस एंगल पे स्थिर अवस्था पे होता है, किस पे अस्थिर अवस्था पे होता है? तो अगर कोण 0 डिग्री है तो उसकी कौन सी अवस्था होगी? स्थिर अवस्था। और अगर कोण 180 डिग्री है तो कौन सी अवस्था होगी? 100 अस्थिर अवस्था, ठीक है। एक बारी बना लीजिए फटाक से। द्विध्रुव सबसे ज्यादा अस्थाई और अस्थाई, या स्थिर या अस्थिर बोल सकते हैं। स्थिर या अस्थाई, अस्थिर या अस्थाई, ये इसकी अस्थाई अवस्था है, वो उसकी अस्थाई अवस्था है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो। एक बार नोट कर लीजिए, पीछे वाली चीज नोट ही कर ली होगी आपने। अब देखिए स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। होता क्या है इसके अंदर? करते क्या हम? ऐसी क्या चीज करते हैं जिससे परिरक्षण कहा जाता है? स्थिर वैद्युत परिरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो आपको वैद्युत से बचाए, ऐसी जगह जो आपको वैद्युत से बचाए। जैसे आप देखते होंगे गांव में बिजली कड़कती है ना, आप कई दिन आए दिन आजकल खबर आती है, कोई खेत में है, कोई बाहर कहीं है, उसे बिजली मार दी, है ना, उसे दिक्कत हो गई। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो कहते हैं जब बारिश तेज तेज बादल गरजे, बारिश हो, अगर आप ऐसे आप घरों में रहें या आप अपनी गाड़ी में हैं तो गाड़ी में बैठे रहें, बाहर ना निकलें, खुले में ना निकलें। जब तेज बारिश या बादल गरज रहे हों या मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो, तो उस समय आपको क्या सजेस्ट किया जाता है? जैसे गाँव वगैरह में भी आप लोग कहते होंगे फ़ोन नेटवर्क ना चलाएं, उनको बिजली मार दी, फलाने को बिजली लग गई, ये हो गई, वो हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं, सही भी होती हैं। तो कहना है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या होता है? स्थिर वैद्युत, इन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज हम बना दें जिससे क्या हो, वैद्युत क्षेत्र आए, उस पे आवेश आए। लेकिन वैद्युत बिजली क्या होती है? जो ऊपर से आसमान से बिजली गिरती क्या होती है? बहुत सारे आवेश होते हैं उसके पास। वो आवेश हमारे बॉडी में आता है और क्या करता है? करंट का काम करता है। अब हम हमारा बॉडी क्या होता है? जमीन से टच होता है, वो करंट का काम करता है और उसे क्या कर देता है? जला देता है, ब्लड लॉस हो जाता है या जल जाता है बॉडी, ठीक है। अगर एक्सेस करंट होगी तो बॉडी ही जला देगी, कम करंट होगी तो ब्लड लॉस हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है लोग डायरेक्ट मर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसी कंडीशन खराब हो जाती है लेकिन मरते नहीं हैं। तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना आवेश आया उनके ऊपर, ठीक है। अब जरा समझिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या इसको एक स्पेस बना दीजिए, एक ऐसा स्पेस बना दीजिए, एक हॉलो स्पेस बना दीजिए, है ना, खोखला, एक खोखला स्पेस बना दें आप इस तरह से। ठीक है, एक खोखला स्पेस बना दिया इस तरह से। अब क्या होगा? ठीक है, इस तरह से खोखला स्पेस बना दिया। अब क्या हुआ? अब जब आवेश आएगा तो आवेश होगा क्या? जैसे मान लो इससे ऊपर आवेश गिरा, मान लो यहाँ पर आप बीच में बैठो, इसके ऊपर आवेश गिरा। अब आवेश क्या होगा? मान लीजिए इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया, है ना, इसके ऊपर धनात्मक आवेश आ गया, ठीक है। तो स्थिर वैद्युत प्रेरण से, है ना,
अगर यहाँ धनात्मक आवेश आया किसी चीज़ पे, जैसे एक प्लेट है, अगर इस तरफ धनात्मक आवेश आया तो इधर क्या आ जाएगा, अपने आप ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसके दूसरी साइड कैसे उसी मात्रा में क्या आ जाएंगे, ऋणात्मक आवेश, है ना, सतह पे, बस सतह पे, ठीक है। इसकी सतह पे कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक। अब ये पूरी चीज़ है, तो इस पे धनात्मक आवेश ऊपर से आया तो उसी मात्रा में इस पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। अब अगर आप अंदर वैद्युत क्षेत्र देखोगे, अंदर वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि टोटल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक, तो टोटल आवेश क्या हो गया, अंदर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन अगर विभव की बात करें तो विभव क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, विभव क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। विभव क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा। यहाँ पे जो विभव की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा। विभव क्या होगा, यहाँ पे नियत होगा, विभव यहाँ पे नियत होगा, विभव यहाँ पे नियत होगा। और लेकिन वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका जीरो। वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, विभव नियत हो जाएगा। विभव नियत कैसे होगा, क्योंकि एक समान आवेश इसके ऊपर आया है, तो कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र देखोगे तो क्या होगा, इसके लंबवत होगा। और पिछले से पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि किसी सतह के अगर वैद्युत क्षेत्र लंबवत है तो वो कैसा सतह होता है, समविभव। कैसी सतह होती है, समविभव, जहाँ पे हर जगह विभव क्या होता है, एक समान होता है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, समविभव, ठीक है। ये समविभव सतह हो गई, तो हर जगह क्या हो गया, वैद्युत विभव क्या हो गया, समान हो गया। तो इस पे हर जगह वैद्युत विभव समान हो गया। अगर इस अंदर आप बैठे हैं तो आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। अगर इस केब में आप बैठे हैं, इस जगह में आप बैठे हैं, छुपे हैं, तो आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि घरों में या चीज़ों में क्या करें, आप घरों में जाएं तो वहाँ क्या हो जाए, घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप मान लीजिए अपनी कार में हैं, बाहर गाड़ी में हैं, चीज़ों में हैं, बाइक तो नहीं, मतलब बंद चीज़ें, कैसी भी गाड़ी हो जो बंद हो, तो आप कार में हैं तो कार से बाहर ना निकले। कार पे क्या होता है, जो कार की बॉडी होती है, अब ऐसे होता है, तो कार की जो बॉडी होती है लाइक दिस, ठीक है। तो कार की बॉडी पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, है ना, इन पे चार्ज आ जाएगा। बट यहाँ पे आप अंदर हैं तो इसी प्रोसेस से आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चार्ज पूरे बॉडी पे एकोमुलेट हो जाएगा और आप अंदर क्या रह जाएंगे, बिल्कुल सेफ रह जाएंगे। तो जब भी ऐसी कड़कती बिजली ये चीज़ें हों तो हम क्या देखते हैं, एक केव टाइप की जगह देखते हैं, जहाँ पे ऊपर से पूरा कवरिंग हो और अंदर स्पेस हो, जैसे आपका घर, आपका कार, है ना, ये सारी जगहें। तो इसी को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। पढ़ते हैं जरा, किसी क्षेत्र को किसी भी वैद्युत क्षेत्र से मुक्त बनाने की घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसे हम वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या कर दें, वहां पे जीरो कर दें, उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत परिरक्षण क्षेत्र। यह इस तथ्य पर आधारित है कि विद्युत क्षेत्र एक खोखले चालक की गुहा के अंदर लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये कहा कि एक खोखला चालक है, ठीक है, खोखला चालक है, तो इसकी गुहा मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं रह जाएगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझिए, अब अगली बात अगर करते हैं तो इसके हिसाब से और क्या क्या है इनमें, जैसे आगे दिया है, स्थिर वैद्युत परीक्षण के अनुप्रयोग। बिजली के साथ आंधी के दौरान पेड़ के पास या खुले मैदान में बैठने की बजाय कार के अंदर बैठना सुरक्षित होता है। कार का धात्विक पिंड बिजली से स्थिर वैद्युत परीक्षण बन जाता है ना। वही मैंने आपको बताया कि कहने का मतलब खुले स्थानों पर जब से भारी बिजली हो, कड़कती हो, आंधी चल रही हो, चीजें हो, तो आपको खुले जगह से बेहतर है आप आसपास कार है, घर है, कुछ भी है तो उसके अंदर चले जाएं। तो उसमें क्या होता है, कार का जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो कार के इन्होंने क्या कह रहे हैं के अंदर बैठना सुरक्षित होता है। कार का धात्विक पिंड मतलब जो उसकी बाहर की सतह है ना, जो उसकी बाहर की सतह है, बिजली से स्थिर वैद्युत परिरक्षण बन जाता है। जो पीछे अभी मैंने बनाया था ना, तो वो जब भी इस पे बिजली आती कुछ आती है तो कैसा काम करता है, स्थिर वैद्युत परिरक्षण का काम करता है और आप अंदर क्या रहते हो, बिल्कुल सेफ रहते हो, ठीक है। इसीलिए जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे अच्छा ये जो बिजली गिरती है चीजें हैं, ये सिर्फ आदमी को नुकसान नहीं करती, बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी चीजों, जहाज, आसमान में बहुत सारी चीजों को नुकसान करती है। तो बड़ी बिल्डिंग भी इसके लिए क्या करती हैं, देखिए जैसे बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे 30-40 फ्लोर, 50 फ्लोर होता है, तो उनके साइड में ना एक इस तरह से मेटेलिक धातु, नुकीली धातु निकली होती है इसी के साथ और ग्राउंड से अटैच होती है ना। देखिए यहाँ पे एक मेटेलिक धातु होती है ऐसे करके कुछ, जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच होती है, ठीक है। और ये नीचे आके इसका कनेक्शन कर देते हैं पृथ्वी से, ठीक है, पृथ्वी से इसका कनेक्शन कर देता है। अब करते क्या, अब यहाँ पे जैसे चार्ज आता, आवेश आता है इसके थ्रू सीधा कहाँ चल जाता है, पृथ्वी में, है ना। अब मैंने कहा था जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग किसे कहते हैं, पृथ्वी, आपने घर में गांव में सुना होगा अर्थिंग। और तो अर्थिंग क्या करता है कि जो भी एक्स्ट्रा आवेश आया ये इस मेटेलिक धातु के थ्रू कहाँ चला गया, पृथ्वी में, अर्थ में।
अर्थ क्या होता है? आवेश को संरक्षित करने का एक बहुत बड़ा चालक। मतलब जैसे होता है ना, कोई छोटी बोतल आप पानी भर रहे हो, बड़ी बोतल पानी भर रहे हो, आप रूम के बराबर पानी भर रहे हो, समुद्र में देखो कितना पानी है। इसी तरह अर्थ क्या है? अर्थ जो वैद्युत आवेश को अपने अंदर, बहुत सारे वैद्युत आवेश को समा सकता है, कितना भी एक्स्ट्रा आवेश आए उसको अपने अंदर समा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी एक्स्ट्रा आवेश होते हैं वो, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है ना, तो उसके साथ एक ऐसे नुकीली चीज खड़ी रहती है, उस बिल्डिंग के साथ ऐसे एक नुकीली धातु की चीज लगी होती है और वो नीचे आके अर्थ तक चली जाती है। तो जैसे उस बिल्डिंग पे या कुछ भी अगर उस पर चीज आती है तो वो उस धातु के थ्रू कहाँ चली जाती है? अर्थ में चली जाती है, जिससे बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता। अब इसके नुकीला होने का क्या अर्थ है? ये नुकीले फॉर्म में क्यों होती है? सर ऐसे बिल्कुल रॉड क्यों नहीं होती, सिलेंड्रिकल क्यों नहीं होती? तो ये इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नुकीला क्यों होता है और ऐसा क्यों होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। तो अभी बस ये ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे आप लोग। मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में। अब देखिए चैप्टर 2 जैसे हमने कहा ना, 1 2 3 थोड़ा सा स्लो हम चलेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ें हम सिखा पाएँ, बता पाएँ। जैसे ये चैप्टर 3 खत्म होगा वैसे हमारी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो ये चैप्टर्स जो चीज़ें बता रहे हैं इनको साथ साथ तैयार करिए, बोर्ड के हिसाब से तैयारी करिए। आप बोर्ड पे भरोसा रखिए, बोर्ड के साथ हम करेंगे तैयारी, अच्छा करेंगे। स्कूल में आपके अभी एग्जाम है, कुछ और सिलेबस चीज़ें आ रही हैं तो उसकी टेंशन आप ना लें। ठीक है, अभी हमने कर लिया ये वैद्युत विभव का पार्ट कर लिया है ना। चैप्टर 2 में जो विभव वाला पार्ट था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लासेस में संधारित्र का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो संधारित्र क्या होता है, कैसे होता है, काम कैसे करता है, वो भी आप दिखाएंगे, है ना। जैसे घर में पंखे आप चलाते हो ना, पंखा, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, एक बेलन के फॉर्म में वाइट सा लगा होता है ना, उसको आप बोलते हैं घर पे कैपेसिटर बोलते हैं सब लोग, है ना। उसी संधारित्र कहते हैं, है ना। जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर, कैपेसिटर को ही हम क्या बोलते हैं? संधारित्र। तो अब क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं पंखे में जो लगा होता है ना, उसका नाम क्या बोलते हैं, मुझे याद तो नहीं आ रहा। कुछ तो बोलते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा, मुझे अभी ध्यान से नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो जो लगा होता है, तो वो उसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, संधारित्र का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ाई करिए, अगली क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।